नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आपके इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जो आपका ग्रामर सेक्शन है वो हो चुका था। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिटरेचर सेक्शन। जो लिटरेचर सेक्शन है वो थर्ड सेक्शन है और आपको दो बुकें आपकी हैं उनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, जो ये आपका 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 6 क्वेश्चन आपका जो 6 ये है, इसमें 6 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उन 5 क्वेश्चंस को आप जब करेंगे तो उनके जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। मतलब जो 5 क्वेश्चन हैं उनके जो मार्क्स हैं वो आपके 2 नंबर के रहेंगे, जिसमें देखिए 1 नंबर आपको कंटेंट का दिया जाएगा। कंटेंट का मतलब आपने क्या लिखा है, और एक्सप्रेशन मतलब कैसे लिखा है। तो इस बेसिस पर आपके जो आंसर है आपको 2 नंबर का वो दिया जाएगा, नंबर आपको दिया जाएगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। कि रेन जो है कैसे क्लेम करता है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, वो अर्थ की पोएम है, एक प्रकार से पृथ्वी की पोएम है। तो 2 पॉइंट्स में कहे गए हैं। द पोएम हैज़ अ टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय, हैप्पीनेस लाइफ टू इट्स रीडर। जो पोएम होती है वो क्या करती है? खुशी हो गई या उत्साह हो गया, एक प्रकार से अपने जो रीडर्स है, जो पढ़ने वाले हैं, उनके मन में या उनके जीवन में लाती। उसी प्रकार से रेन भी काम करती है। ठीक है, अगला देखिए, द रेन फॉल्स डाउन ओवर अर्थ, अ रिदम ऑफ म्यूजिक इट्स क्रिएट। देखिए, जब धरती पर हमारी जो रेन है वो गिरती है तो एक प्रकार का रिदम बनता है, एक प्रकार का संगीत, एक प्रकार का लय, एक प्रकार का ताल बनता है ना, एक म्यूजिक क्रिएट होता है। इसीलिए जो पोएम है वो, मतलब जो एक प्रकार से रेन है वो खुद को क्या कह रही है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। यही कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू नानी पालखीवाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। तो नानी पालखीवाला के अनुसार कौन सी अवेयरनेस है जो वर्ल्ड वाइड में फैल रही है? ठीक है, तो इसको जानते हैं थोड़ा सा हम। देखिए, नानी पालखीवाला जो है वो इस एक प्रकार से कहना चाह रही हैं। तो फर्स्ट लाइन देखिए क्या है, द मूवमेंट ग्रिप्ड द इमेजिनेशन द एंटायर ह्यूमन रेस। एक प्रकार से नानी पालखीवाला कह रही है कि आंदोलन ने पूरी मानव जाति की कल्पना को जकड़ लिया है। क्या कर लिया है? जकड़ सा लिया है। अगला देखिए, द वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहा जा रहा है कि विश्वव्यापी जो चेतना है, एक प्रकार का एक्टिवनेस है, पृथ्वी स्वयं में क्या है? एक जीवित जीव है। एक जीवित जीव है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, तीसरा देखिए, मेटाबॉलिक नीड्स अ वाइटल प्रोसेस दैट नीड अटेंशन बिकॉज द अर्थ वाइटल साइन रिवील इट्स डिक्लाइंग हेल्थ। यहाँ पर देखिए, जो एक प्रकार से जैसे हमारे को चयापचय की एक समस्या आ जाती है ना, हमारे को हाजमे की समस्या, वैसे ही समझ लीजिए हमको इस प्रकार की कोई समस्या आती है, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइन देना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत चल रही है तो आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं, आपको पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, आपके स्वेलिंग शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से जो वाइटल, एक प्रकार से जो पृथ्वी है ना, वो भी साइन देना शुरू कर देती है कि भाई उसको खतरनाक है वो इस सिचुएशन में, मतलब अब प्रॉब्लम आने वाली पृथ्वी में। तो वो भी एक प्रकार के जो साइन है वो देना शुरू कर देती है जब वो उसकी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, मतलब खराब होनी शुरू हो जाती है पृथ्वी की। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टर्म रिमूव यूज इन अ स्कूल डिपिक्ट इन द स्टोरी द ब्राउनिंग वर्जन मीन। कहने का मतलब ये है कि जो रिमूव वर्ड है, ब्राउनिंग वर्जन जो आपका स्टोरी है, उसमें क्या क्यों यूज़ किया गया या किस लिए यूज़ किया गया है। व्हेन अ प्यूपिल्स इज प्रोमोटेड टू हायर क्लास, मतलब जो बच्चे हैं जब हायर क्लास में चले जाते हैं उसी के लिए रिमूव वर्ड को यूज़ कर लिया गया। तो ये तो बहुत ईजी आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अ पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम। देखिए, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है कि भैया जो पोएट है वो कैसे पाता है कि जो पोयम है, मतलब एक प्रकार चाइल्डहुड है, उसमें वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उसने कैसे नोटिस किया खुद को कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। ठीक है उसकी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। द पोइट डिस्कवर्ड दैट ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कुड थिंक इंडिपेंडेंटली। मतलब जो पॉइंट है उसने ये डिस्कवर किया, उसने ये जान लिया है कि भैया वो बाकियों के मुकाबले, बाकी बच्चों के मुकाबले वो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट मतलब सोचता है, बिल्कुल अलग सोचता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उसकी, किसी पे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता है। वही लाइन दूसरी देखिए, वही कह रहा है, ही कुड हैव हिज ओन ओपिनियंस विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय एनीवन एल्स। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो खुद पर ही भैया जो करना चाहता है वो करता है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ सक्सेसफुल हो गया किसी फील्ड में या उसके आइडिया काम कर रहे हैं, पॉइंट कह रहे नहीं,
मैं अपने थॉट ऑफ प्रोसेस के अनुसार चलता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको भी अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो इन्फ्लुएंस ना हो किसी से, क्योंकि आजकल लोग इन्फ्लुएंस ज़्यादा होकर अपने काम को ही छोड़ देते हैं, वैसा ना करें आप, ठीक है। अगला देखिए, दिस डिस्कवर this discovery was very important to him as it reveals to him his abilities for independent thinking and decision taking। ये जो एक प्रकार से जो उसने डिस्कवरी करी थी, उसने जो चीज़ें जान ली थी कि भैया वो खुद से मतलब अपनी चीज़ें खुद इंडिपेंडेंट सोच सकता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। किसके लिए थी? पोएट के लिए थी। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग्स अ कंफर्ट टू एल्बर्ट लाइफ। ये कि एल्बर्ट का मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन है, और ब्रिंग कंफर्ट का मतलब है एक प्रकार का मतलब भैया कि आप उस फील्ड में या एक जगह पे आपको अच्छा फील होता है कि बस यार म्यूजिक है तो मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, उस सेंस में ही है। मतलब कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में जो म्यूजिक है उसने वही प्ले जो रोल किया कि भैया उसको कंफर्ट दिया एक प्रकार से, ठीक है, शांति दी उसको एक प्रकार से। देखिए आंसर क्या है, आंसर इसका रहेगा कि एल्बर्ट वॉज हैविंग अ बैड टाइम एट स्कूल। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो स्कूल में समय उनका चल रहा था बहुत ख़राब चल रहा था, वेयर ही वॉज सपोज टू क्राफ्ट फैक्ट्स इन विच ही हैड नो इंटरेस्ट। मतलब एक प्रकार से ऐसे फैक्ट उनको बताए जा रहे थे, रटवाए जा रहे थे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। टीचर्स ऐसा कुछ बता देते लेकिन लॉजिक नहीं बताते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था वो चीज़ें करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर्स वुड टॉन्ट हिम एंड पनिश हिम। टीचर उन्हें ताने मारते थे और उन्हें पनिश करते थे, ठीक है। अगला देखिए, इवन एट हीज लॉजिंस ही हैड नो कम्फर्ट। एक प्रकार से उन्हें कोई प्रकार का कोई कम्फर्ट था ही नहीं, मतलब एक प्रकार से स्कूल में या उनकी अपनी चीज़ों में भी नहीं था, ठीक है। ऑल दिस मेड ही मिजरेबल। देखिए मिजरेबल का मतलब बिल्कुल खराब, जिंदगी जब खराब हो जाती है ना, तो ऑल दिस थिंग्स जो ये चीज़ें चल रही थी उनके जीवन को मिजरेबल कर रही थी, बकवास कर रही थी, बिल्कुल खराब कर रही थी, ठीक है। लास्ट लाइन देखिए, ही टर्न टू म्यूजिक एज हीज ओनली सोलेस। मतलब म्यूजिक ही एक ऐसा माध्यम था जहां उनको थोड़ी शांति मिल जाया करती थी। क्या मिल जाया करती थी? शांति मिल जाया करती थी, उनको अच्छा फील हुआ करता था। एकमात्र माध्यम अब म्यूजिक ही रह गया था, तो इसमें यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6। देखिए 6 क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डज मिस्टर फिट्जगेराल्ड। देखिए फिट्जगेराल्ड जो एक लेडी है, मिसेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट एडवाइस टू मिस्टर पियर्सन। देखिए what does Fitzgerald advise to Mr. Pearson after she had put back the family members in their proper place signify। कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर एक प्रकार से फिट्जगेराल्ड हैं और जो पियर्सन को बता रही हैं कि आप किस प्रकार से जो फैमिली है या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रॉपर उनकी जो प्लेस है वहाँ पर कैसे ला सकती हैं, क्या तरीका हो सकता है। मतलब दोनों की कन्वर्सेशन चलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जो मिस्टर फिट्जगेराल्ड हैं, फिट्जगेराल्ड, तो मिस्टर फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि एडवाइज मिस्टर पियर्सन नॉट टू बी सॉफ्ट एंड वेस्ट ऑल एफर्ट शी पुट इन टू चेंज देयर एटीट्यूड टू हर फैमिली फॉर द बेटर। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे नरम नहीं पड़ना है। आपने जो भी कुछ चेंज किया था आप उन सब चीज़ों को वेस्ट कर देंगी। आपने जो एटीट्यूड अपना चेंज किया था आप वो सब कुछ चेंज कर मतलब वेस्ट कर देंगी, आपने जो कुछ भी किया। तो यहाँ पर जो फिट्जगेराल्ड हैं वो मिस्टर पियर्सन को कह रही हैं कि आप जो सॉफ्टनेस है, एक प्रकार से नरमी है ना, वो बिल्कुल मत लाओ, वरना आप सारे एफर्ट्स जो है उसको ख़राब कर देंगी आप। अगला देखिए इसमें क्या है, अगला है मिस्टर पियर्सन एंश्योर हाउ शी वुड एक्सप्लेन हर बिहेवियर। वो एंश्योर थी, मतलब जो एक प्रकार से मिस्टर पियर्सन थी वो बिल्कुल ही मतलब श्योर नहीं थी, अनिश्चित थी कि वो कैसे समझाएंगी चीज़ों को, ठीक है, वो कैसे चीज़ों को समझाएंगी। यहाँ लास्ट में देखिए फिट्जगेराल्ड जो लेडी है मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो कंसर्न भी है किसके लिए? पियर्सन के लिए। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो इस आंसर में आप दे सकते थे और यही एक बेस्ट तरीका हो सकता था, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नीचे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो है लास्ट वन, द लास्ट वन क्वेश्चन इज दैट कि एंड्रयू, द लास्ट 7 क्वेश्चन, एंड्रयू विजिट टू द मॉर्गन गिव हिम अ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड नॉट अचीव्ड अर्लियर। मतलब एंड्रयू जो है वो विजिट करता है एक प्रकार से एक मतलब मॉर्गन के पास, और वो ज़िंदगी भर का उसे ऐसा एक गिफ्ट ऐसा दे देता जो आज तक मतलब एक प्रकार से जो मॉर्गन है उसने नहीं फील किया था। उसके जीवन का सबसे अच्छा खुशनुमाई का मान लीजिए कि पल रहा ये जो मतलब चल रहा था स्टोरी में।
देखिए मैं आपको ये चीज़ें पूरा हम पढ़ेंगे, सो मैं आपको एक हिंदी में बिल्कुल ये समझा दूंगा कि इसमें क्या आंसर दिया गया है और किस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एंड्रयू है वो मॉर्गन की यात्रा की, मतलब मॉर्गन के घर गया, विजिट किया उसने और उसे ज़िंदगी भर की ऐसी खुशी दे दी जो उसके पास नहीं थी, ठीक है, पहली बार से हासिल हुई। इसमें क्या होता है कि लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 3 घंटे का जो समय है वो लगता है, मशक्क़त के बाद एक बेजान सा बच्चा पैदा होता है। लाइफलेस देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, at 3:30 and after our difficult struggle and child was born lifeless। कहने का मतलब है कि 3 महीने की मशक्क़त के बाद जो बच्चा पैदा हुआ बेजान था, वो मतलब उसमें जान नहीं थी। अगला देखिए इसमें क्या है कि मदर ले कोलैप्स एंड ऑलमोस्ट द पल्स लेस इंजेक्टेड द मेडिसिन एंड स्ट्रगल टू रिस्टोर द लाइफलेस सुशान मॉर्गन इंटेंस एफर्ट्स हर हार्ट बीट बिकम स्टडी। देखिए यहाँ पर जो माँ है बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी। कोलैप्स का मतलब यहाँ पे जो माँ है वो गिर पड़ी और बहुत ज़्यादा, वो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो माँ है उसकी हालत स्थिर नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद जो उसकी हार्ट बीट है उसको स्टेबल किया गया। किसने किया? जो मतलब जो एंड्रयू है, ठीक है, उसने किया ऐसा। एंड देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, टर्न हीज अटेंशन टू द लाइफलेस बेबी। अब यहाँ पर देखिए माँ बिल्कुल ही मरने वाली थी तो उस पर फोकस किया। अब फोकस किस पे किया जाएगा? बेबी पर। द कंडीशन वॉज कॉज बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बेबी ब्लड। तो यहाँ पर जो रीज़न था कि जो बेबी था उसके ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं था, तो यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी। आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैथड ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो आर्टिफिशियल एक तरीका था, एक प्रकार से कृत्रिम तरीका होता है कि भाई मेथड होता है रेस्पिरेशन का, ऑक्सीजन को देने का, वो तरीका भी यूज़ किया। रश द चाइल्ड फ्रॉम वन बासिन टू द नेक्स्ट फॉर 15 मिनट्स। अब लगातार 15 मिनट्स तक जो बच्चा है उसकी धड़कन जो भी है एक प्रकार से देने का प्रयास, कृत्रिम श्वासन देने का प्रयास किया गया, ठीक है, अगले 15 मिनट तक। अगला पॉइंट देखिए क्या है, लास्ट रिस्टोर रब द चाइल्ड विद रफ टावल रशिंग द रिलीजिंग एंड लिटिल चेस्ट विद both his hand and try to get breath into the limbs body. The miraculously the tiny chest began having they heard the child cry. He had saved 2 lives, was internally relieved at having done something real at last. देखिए यहाँ पर जो एंड्रयू है उसने दोनों की जान बचा ली है। यहाँ पे एक चाइल्ड की जान भी बच चुकी है और जो माँ है सुशान, उसकी जान भी इसने बचा ली। तो लास्ट में इसे बहुत अच्छा एक रिलीफ मिलता है कि उसने कुछ रियल लाइफ में की है, कुछ वास्तविक लाइफ में की है। तो ये जो पूरा का पूरा स्टोरी था कि किस प्रकार से एंड्रयू जाता है, माँ और बच्चे दोनों की जो लाइफ है उनको बचाता है और लास्ट में उसको खुद फील होता है कुछ रियल उसने किया है। तो इसमें ये स्टोरी में यही बताया गया है। बाकी आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा है तो काफ़ी सारा आपके लिए ईजी होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नरेटर इन द ट्रैवलोग सिल्क रोड रियलाइज दैट द स्नो वॉज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटीफुल, जस्टिफाई। भाई सिंपल सी बात है कि जो आपका बर्फ़ होता है, ठीक है, एक प्रकार से यात्रा कहीं की भी आप करते हैं तो कोई भी चीज़ जो स्नो होती है, वो जो स्नो है वो सुंदर भी है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, ये बात तो सच ही है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि स्टोरी में किस प्रकार से इसको बताया गया है, इसके वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं। एट 3:30 एंड आफ्टर एन आवर डिफिकल्ट स्ट्रगल, सॉरी, देखिए 7वां क्वेश्चन है, द नरेटर इन द ट्रैवलॉग अ सिल्क रोड। 7th question, the narrator in the travelogue Silk Road realized that the snow was both dangerous as well as beautiful, justify। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नरेटर है, जो यात्रा वृत्तांत बता रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो सुंदर भी है, मतलब ब्यूटीफुल भी है और वो ख़तरनाक भी है, डेंजरस भी है। देखिए इसके क्या इसमें वैल्यू पॉइंट्स हैं। तो पहला है Tisan on his way, a survey, a snow, no deep, but the car would turn over। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखिए इसमें जो वैल्यू पॉइंट्स इसमें जो एक प्रकार से सेटन है, सेटन ऑन हिज वे एंड सर्वे द स्नो एंड नो डीप बट द कार कुड टर्न ओवर। यहाँ पे जो टीसन है वो देखते हैं कि जो स्नो है वो काफ़ी डीप नहीं होती, लेकिन फिर भी जो कार है वो पलट सकती थी, टर्न ओवर, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे कवर द रिस्क flung handfuls of dirt across the frozen surface. Snow was spread with the soil and they dropped without difficulty।
यहाँ पर देखिए कि जो एक प्रकार से जो बर्फ़ है मुट्ठी भर, एक प्रकार से जब बर्फ़ जमी हुई है मुट्ठी भर, गंदगी भी उसमें है, और कह सकते हैं कि बिना किसी कठिनाई के वो लोग चले गए वहाँ से, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस नहीं करी। जैसे यहाँ लिखा है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पर ज़्यादा उन्होंने डिफ़िकल्टी फेस नहीं करी और वहाँ से वो चले गए। द थर्ड पॉइंट इज़ द स्टॉप एट अनदर ब्लॉकेज, दिस टाइम डिसाइड टू ड्रॉ अराउंड द स्नो। अब इस बार एक और ब्लॉकेज था, लेकिन इस बार उन्होंने बर्फ़ के ही चक्कर लगाने का फैसला कर लिया था। The risk did not determine the scenic beauty of the place. In the valley, they saw snow-capped mountains, and the river was a wide but mostly blocked with the ice that block with the ice, and that was sparking in the shine. देखिए यहाँ पर देखिए एक बात जो कही जा रही है कि चारों तरफ जो जोखिम है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ब्यूटी को देखना, एक प्रकार से प्रकृति को देखना, सुंदरता को देखना ज़्यादा उनको अच्छा लगा। एक प्रकार से वो नहीं उन चीज़ को कम नहीं कर रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी, बर्फ़ जमी हुई थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से स्नो थी, जोखिम थे प्रकृति, लेकिन उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता को देखना ज़्यादा पसंद किया। जो हिमपात है, जो पहाड़ ढके हुए थे, जो चौड़ी नदी थी, और उन चीज़ को उन्होंने देखा। और जो एक प्रकार से जो आपका धूप है उससे चीज़ें चमक भी रही थी, तो चमकती धूप एक प्रकार से उसमें, तो जैसा कि इसमें ये कहा गया है कि इस वाली लाइन में कि द रिस्क डिड नॉट डिटरमाइन द सीनिक ब्यूटी ऑफ प्लेस, भाई रिस्क ने उनकी जो सीनिक ब्यूटी थी उसको नहीं दिखने से नहीं रोका। इन द वैली दे सॉ स्नो एंड क्रैप माउंटेन्स एंड रिवर वॉज वाइड, जो रिवर है काफ़ी चौड़ी थी, द मोस्टली ब्लॉकेज विद आइस, बर्फ़ से चीज़ें ढकी हुई थी, एंड दैट वाज स्पार्कली इन द शाइन, जो एक प्रकार से जो सूरज की रोशनी है उससे वो चमक रही थी चीज़ें वहाँ की, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। अब देखिए turn became the sharper and the right bumper. The rocks around were covered with the patches of bright orange lichen. Under the rocks seemed unending shade. देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो मोड़ है आपके, टर्न्स बिकम द शार्पर एंड द राइट बम्पर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो रोड है आपके काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से उबड़ खाबड़ हो गए थे और तेज़ मोड़ हो गए थे, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो चट्टाने हैं वो कवर रफ पैचेस से कवर्स थी, तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें और चीज़ों को बिल्कुल समझने का प्रयास करें। तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।